हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विकास आप सभी का आपके अपने चैनल ब्रिलियंस टीचर्स एकेडमी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कुछ विशेष पौधों के बारे में जानेंगे जिससे एग्ज़ाम्स में अक्सर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके सुपर टेट, सी टेट एंड यूपी टेट एग्ज़ाम के पर्पस से बनाया गया है। इससे आपको ज़रूर 1 से 2 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो आइए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को और सीखते हैं, देखते हैं कि किन किन पौधों पर बात किया गया है। ठीक है, तो हम लोग पहला पहला पौधे पे बात करेंगे, क्रोटन। ठीक है, क्रोटन, ध्यान रखिएगा, क्रोटन। यह पौधा यह बता देता है कि फसल को कब पानी चाहिए। ठीक है, यह पौधा यह बता देता है कि फसल को कब पानी चाहिए। ठीक है, और इस पौधे की और क्या विशेषता है? इस पौधों को मुख्य फसल के साथ बो दिया जाता है। ठीक है, जो जो भी फसल होते हैं उन्हीं के साथ इस पौधों को बो दिया जाता है। इस पौधे की जड़ें ज़मीन में ज़्यादा नीचे नहीं जाती हैं। ठीक है, इसकी जड़ें जो हैं ज़मीन में ज़्यादा नीचे नहीं जाती हैं। ठीक है, और इसका एक और विशेषता है, जब इस पौधे के पत्ते मुरझाने लगते हैं तब पता चल जाता है कि फसल को पानी की ज़रूरत है। मतलब पत्ते मुरझाने लगते हैं तो पता चल जाता है फसल को पानी की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये किस पौधे की विशेषता थी दोस्तों? ये आपके क्रोटोन की। ठीक है, क्रोटोन नामक पौधे की विशेषता है। ठीक है, इस पौधे को कब पानी चाहिए यह पौधा बता देता है। ठीक है, और यह कैसे पता चलता है? पत्ते मुरझाने से पता चलता है। ठीक है, कि फसल को पानी की ज़रूरत है। ठीक है, और इसके एक और है, इसकी जड़ें जो हैं वो ज़्यादा ज़मीन में ज़्यादा नीचे नहीं जाती हैं। ठीक है, और इसको मुख्य फसल के साथ ही बो दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पौधा देखेंगे दोस्तों, पीपल। पीपल, ठीक है, पीपल के बारे में हम लोग जानेंगे। यह एक विशाल पेड़ है। ठीक है, यह एक विशाल पेड़ है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इस पेड़ की खासियत है कि यह 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। तो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा जो है 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करता है? तो कुछ पेड़ पौधों का नाम दे देगा। ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और एक तथ्य इसका और है, इसको बोधि वृक्ष भी कहते हैं। ठीक है, इसको बोधि वृक्ष भी कहते हैं क्योंकि गौतम बुद्ध ने इस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है, गौतम बुद्ध ने इस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। तो यह भी पूछा जा सकता है, गौतम बुद्ध ने किस पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था? तो आपके ऑप्शंस में दे देगा, आम के पेड़ के नीचे, अमरूद के पेड़ के नीचे, पीपल के नीचे या फिर बरगद के नीचे। तो जो भी ऑप्शन होगा आपको क्लिक करना होगा। तो सही उत्तर आपका क्या होगा? उसमें पीपल होगा। ठीक है, गौतम बुद्ध जो हैं इन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। इस वृक्ष की पत्तियां हमेशा हिलती रहती है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष की पत्तियां हमेशा हिलती रहती हैं, 24 घंटे हिलती रहती हैं? तो पीपल के पेड़ की पत्तियां। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, अगला पौधा देखेंगे, बरगद। बरगद की क्या खासियत है? यह भी एक विशाल पेड़ है। ठीक है, यह भी एक विशाल पेड़ है। इसके छत्र का फैलाव बहुत अधिक होता है। मतलब इसका जो फैलाव है वो बहुत अधिक होता है। इसके छत्र को सहारा देने के लिए इसकी शाखाओं से जड़ निकलती हैं। आप बरगद के पेड़ को देखे होंगे, उसकी जो शाखाएं होती हैं उनसे भी जड़ें निकली होती हैं। ठीक है, जिन्हें स्तंभ, खंभा जड़ कहा जाता है। तो कभी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, खंभा जड़ किसे कहा जाता है? तो बरगद के जड़ों, शाखाओं से जो जड़ें निकलनी रहती हैं उन्हें स्तंभ जड़ कहा जाता है। ठीक है,
इस पेड़ में ज़मीन के भीतर भी जड़ें होती हैं, तो ठीक है, ज़मीन के भीतर तो जड़ें होंगी ही, तो ज़मीन के भीतर भी जड़ें होती हैं और ज़मीन के मतलब बाहर भी जड़ें होती हैं, ठीक है, पेड़ पे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन केला के बारे में देखेंगे। क्वेश्चन कह रहे हैं हम नेक्स्ट पौधा केला, केला के बारे में देखेंगे। केला की बात करेंगे। केला पेड़ नहीं, एक शाक है, ठीक है। शाक किसे कहा जाता है पता है? जिसके तने जो हैं वो बहुत कमज़ोर होते हैं, जैसे गेहूं के तने, धान के तने, हाँ, टमाटर के तने, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? शाक के अंतर्गत आते हैं। और कुछ आते हैं झाड़ी के अंतर्गत, हाँ। झाड़ी के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? जैसे गुलाब का पौधा हो गया, नींबू का पौधा हो गया, गुड़हल का पौधा हो गया, तो ये सब आपके झाड़ी के अंतर्गत आते हैं। अब वृक्ष की बात करें तो आम, अमरूद, जामुन, नीम, कीकर, पीपल, हाँ, बरगद, ये सब क्या है? वृक्ष हैं, ठीक है। झाड़ी में क्या क्या आएंगे आपके? झाड़ी में आपके गुलाब, नींबू, गुड़हल, इसमें झाड़ियाँ ज़्यादा होती हैं, ठीक है। और साग में क्या क्या आएंगे आपके? धनिया, गेहूँ, धान, मेथी, पालक, हैं, इस तरीके के पौधे आते हैं, ठीक है। सारी शाखाएं टहनियाँ नहीं होती हैं इसमें, ठीक है। साग में टहनियाँ नहीं होती हैं, इसमें सब शाखाएं होती हैं, ठीक है। सारी शाखाएं मतलब शाखाएं नहीं होती हैं, टहनियाँ नहीं होती है इसमें। तो अगला इसमें क्या दिया गया है? केले की विशेषता में केला पेड़ नहीं एक शाक है, क्योंकि इनका तना हरा एवं कमज़ोर होता है। जी बिल्कुल, केले के पौधे देखिए आप, उनका तना जो होता है बिल्कुल हरा एवं कमज़ोर होता है। केले के फल एवं फूल खाए जाते हैं, इसके फल भी खाए जाते हैं और फूल भी खाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पौधा देखेंगे हम लोग निपेथियंस, जिसको घटपर्णी भी कहा जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पौधा है, इससे क्वेश्चंस अक्सर बनते ही बनते हैं, ठीक है। सीटेट में आपके इससे क्वेश्चन बन जाते हैं अक्सर। तो इस पौधे के बारे में हम लोग सीखेंगे, जानेंगे। निपेथियंस, इसे घटपर्णी भी कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो निपेथियंस को घटपर्णी के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से यही तैयार हो गया। दूसरा है, यह एक कीटभक्षी को खाने वाला पौधा है। मतलब कीटभक्षी मतलब कीड़े मकोड़ों को खाने वाला पौधा है यह। ये कीड़े मकोड़ों का भक्षण कर लेता है, ठीक है, यह पौधा। तो मतलब एक ऐसा भी पौधा है जो कीड़े मकोड़ों को भी खा लेता है। वरना हमेशा कीड़े मकोड़े पौधों को नुकसान पहुंचा देते हैं, लेकिन निपेथियंस घटपर्णी एक ऐसा पौधा है जो कीड़े मकोड़ों को ही खा जाता है। तो नेक्स्ट इसका तथ्य देखेंगे। अगला तथ्य, यह कीड़े मकोड़ों के अलावा मेढक, चूहे एवं जीवों को भी खा जाता है, ठीक है। छोटे जीवों को भी खा जाता है, मेढक, चूहों और छोटे जीवों को भी खा जाता है, ठीक है। इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, मतलब पौधे में प्रकाश संश्लेषण भी होता है, परंतु नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए यह कीड़े मकोड़े एवं अन्य छोटे जीवों का शिकार करता है। नाइट्रोजन पाने के लिए क्या करता है? नाइट्रोजन पाने के लिए कीड़े मकोड़े एवं छोटे जीवों का शिकार करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला तथ्य देखेंगे, यह लंबे घड़े जैसा होता है, ठीक है। यह कैसा होता है? लंबे घड़े जैसा होता है, ध्यान रखिएगा, जिसके ऊपर पत्ती नुमा ढक्कन लगा होता है। इस पौधे का जो है वो स्ट्रक्चर बता रहा है, यह लंबे घड़े जैसे होता है और उस पर पत्ती नुमा ढक्कन लगा होता है, ठीक है। दोस्तों, आपको अगर देखना हो घटपर्णी पौधा तो गूगल पे सर्च करिएगा निपेथियंस या घटपर्णी पौधा, तो उस पर आपको दिखा देगा, ठीक है। और इसका अगला तथ्य है, इसमें से खास खुशबू निकलती है, जिससे कीड़े मकोड़े, इसमें से खास खुशबू निकलती है जिससे कीड़े मकोड़े इसकी ओर आकर्षित होकर इसके घड़े में फंस जाते हैं, ठीक है। इसके घड़े में फंस जाते हैं और इसका शिकार बन जाते हैं, ठीक है।
इसके घड़े में फंसते हैं और इसका शिकार बन जाते हैं। ठीक है, यह मेघालय यानी कि भारत में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में और इंडोनेशिया में, ठीक है, भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है ये पौधा। ठीक है, भारत में भी स्पेशली कहाँ पाया जाता है, मेघालय में, और हर जगह नहीं पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले पौधे के बारे में जानेंगे, रेगिस्तानी ओक। ठीक है, रेगिस्तानी ओक। रेगिस्तानी ओक की बात करें अगर, तो यह ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है। ठीक है, रेगिस्तानी ओक की जब भी बात की जाए तो आप ध्यान रखिएगा, कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है, तो रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है, आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे, इसका अगला तथ्य है, इस पेड़ की ऊंचाई लगभग 4 मीटर होती है। ठीक है, ऊंचाई को ध्यान रखिएगा, 4 मीटर होती है। इसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। ठीक है, इसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं, परंतु पत्तियां बहुत कम होती हैं। मतलब इस पौधे की क्या विशेषताएं हैं, पहली तो रेगिस्तानी ओक कहाँ पाए जाते हैं, आपके ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाए जाते हैं। इस पेड़ की ऊंचाई लगभग 4 मीटर होती है। मतलब एक विशेषता इसकी यह है कि इसकी पेड़ की ऊंचाई जो है वो 4 मीटर ही होती है, और इसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। पेड़ तो 4 ही मीटर का होता है, लेकिन इसकी जड़ें जो हैं वो बहुत गहरी होती हैं, परंतु पत्तियां बहुत कम होती हैं, इसमें पत्तियां भी कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसकी जड़ें वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक चली जाती हैं। मतलब अगर वृक्ष की ऊंचाई 4 मीटर है तो 4 गुना 30 यानी कि 120 मीटर नीचे तक इसकी जड़ें जाएंगी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा पौधा ऐसा है जिसकी ऊंचाई 4 मीटर होने पर उसके मतलब रेगिस्तानी ओक का पूछ लेगा। ठीक है, पूछेगा कि रेगिस्तानी ओक, यह जो पौधा है इसकी ऊंचाई 4 मीटर है तो इसकी जड़ें कितनी मीटर तक जाएंगी, तो वह 120 मीटर तक जाएंगी लगभग। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। इसके तने में पानी जमा रहता है। ठीक है, ये बहुत तेज़ पानी को एब्जॉर्ब करता है, तो इसके तने में जो है वो पानी जमा रहता है। तो तने में पानी जमा रहता है। जब इस क्षेत्र में पानी की कमी होती है, मतलब रेगिस्तानी ओक में जब भी पानी की कमी होती है, मतलब ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में जब भी पानी की कमी होती है तो रेगिस्तानी ओक नामक पौधे से ही पानी की भरपाई की जाती है। वो कैसे की जाती है उसको देखते हैं। जब भी पानी की कमी होती है तब यहाँ के निवासी इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। समझ लीजिए, ऐसा पेड़ है जिससे पानी निकाला भी जा सकता है। पानी को पहले तो ये एब्जॉर्ब करता है, खूब ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, इसके बाद जब वहाँ के क्षेत्र के लोगों को ज़रूरत पड़ती है तो वो पानी को निकाल भी लेते हैं एक पतली पाइप द्वारा। तो ऐसा कौन सा पौधा है, रेगिस्तानी ओक, जो ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को जो भी दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसे ही वीडियोस आपको और अच्छे से अच्छा वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगला पौधा देखेंगे, खेजड़ी। ठीक है, खेजड़ी 7वां पौधा है इस टॉपिक में। खेजड़ी की बात की जाए तो खेजड़ी यह भारत के रेगिस्तान में पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक वाला पौधा जो था वो ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता था, लेकिन खेजड़ी ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पौधा है। तो इस पौधे के बारे में जानते हैं, यह भारत के रेगिस्तान में पाया जाता है। ठीक है, इसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता।
इसकी लकड़ी में, तो पूछा जा सकता है प्रश्न, निम्नलिखित पौधों में से, मतलब निम्नलिखित में से कि कौन से पौधे की लकड़ी में जो है वो कीड़ा नहीं लगता है, तो खेजड़ी के पौधे में कीड़ा नहीं लगता है, ठीक है। और है इसकी फलियों की सब्ज़ी बनती है, इसकी फलियों की सब्ज़ी भी बनती है, इसकी छाल के रूप में प्रयोग भी किया जाता है, ठीक है, दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसका छाल जो है वो दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं होती, मतलब खेजड़ी को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, इसका आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखेंगे नीम, ठीक है। नीम के बारे में जानेंगे। यह एक पतझड़ वृक्ष है। कैसे वृक्ष है ये? पतझड़। तो ऑप्शन आपको दे सकता है पतझड़ वृक्ष। ध्यान रखिएगा, नीम एक पतझड़ वृक्ष है, इसमें मूसला जड़ें होती हैं। कैसी जड़ होती है? मूसला जड़। तो पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सा पौधा पतझड़ वृक्ष है? कौन सा वृक्ष पतझड़ वृक्ष है? तो नीम आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। और निम्नलिखित में से किसमें मूसला जड़ें होती है? तो आपको 3-4 ऑप्शन दे देगा, आपको मूसला जड़ के बारे में पूछ लेगा। तो मूसला जड़ किस में होती है? नीम के पौधे में होती है, ठीक है। इसके फल को निम्बोली कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? नीम के फल को निम्बोली कहते हैं। अरे हमारे यहाँ इसको कहते हैं निमकौड़। जो हमारे क्षेत्र के लोग होंगे जौनपुर के, वो जानते होंगे निमकौड़, ठीक है। इसको निम्बोली कहते हैं, ठीक है, उसके फल को, ठीक है। आयुर्वेद के अनुसार यह एक बहुत उपयोगी वृक्ष है। सही बात है, आयुर्वेद में इसका बहुत इस्तेमाल है, नीम के पेड़ का और उसके जो फल है निम्बोली उसका भी। इसके उपयोग से रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ती है एवं कई बीमारियों में यह उपयोगी होती है, ठीक है। इससे जैविक कीटनाशक का उत्पादन माना जाता है, इसे जैविक कीटनाशक का उत्पादक माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगले पेड़ के बारे में, हम लोग देखेंगे तुलसी, ठीक है। तुलसी के बारे में जानेंगे। तुलसी यह एक शाक है। शाक का मतलब भी हम बताए हैं, जिसमें बहुत कमज़ोर टहनियाँ होती हैं, ठीक है, जिसकी शाखाएं जो हैं बहुत कमज़ोर होती हैं, वो क्या होती हैं? शाक कहलाती हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखेंगे इनका तना वना जो है वो बहुत कमज़ोर होता है तुलसी का। तो यह एक शाक पौधा है, शाक के उदाहरण में आता है ये। भारतीय संस्कृति में इसको पूजनीय माना जाता है, इसको पूजा में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो भारतीय संस्कृति में इसको पूजनीय भी माना जाता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है भारतीय संस्कृति में से निम्नलिखित में से किस पौधे को पूजनीय माना जाता है? तो सबसे उपयुक्त आंसर उसमें होगा तुलसी, ठीक है। तुलसी माता लोग कहते हैं, तुलसी माता, ठीक है, की पूजा की जाती है। तो नेक्स्ट अगला देखेंगे। इसके औषधीय गुणों के कारण इसको जड़ी बूटियों की रानी कहा जाता है। तो जड़ी बूटियों की रानी किस पौधे को कहा जाता है? तुलसी को कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। तुलसी को क्या कहा जाता है? जड़ी बूटियों की रानी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगला तथ्य इसका है, यह कैंसर, दंत रोग, श्वास संबंधी रोग एवं सर्दी जुकाम में अत्यंत फायदेमंद होती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यह जो पौधा जो है वो कैंसर, दंत रोग, श्वास संबंधी रोग, सर्दी जुकाम में अत्यंत फायदेमंद होता है। इसका प्रयोग ज़रूर करिएगा दोस्तों आप लोग। इसमें से कोई भी बीमारी हो रही हो, अगर आपको जैसे सर्दी जुकाम, दंत रोग, स्वास्थ्य संबंधी रोग, कैंसर नहीं है, कैंसर भगवान करे किसी को ना हो, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्षेत्र के आधार पर पौधों के प्रकार। तो क्षेत्र के आधार पर पौधों के प्रकार को आज भी हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। इसके क्षेत्र के आधार में पहला पौधा है मरूदभिद, ठीक है, मरूदभिद। तो मरूदभिद मरु से ही पता चल रहा है,
देखेंगे ये पौधा मरुस्थल रेगिस्तान जैसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, यह पौधे रेगिस्तान जैसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनकी जड़ें लंबी होती हैं, जड़ें लंबी होती हैं। इनमें पत्तियां छोटी छोटी होती हैं या फिर पत्तियां कांटों के रूप ले लेती हैं जिससे वाष्पोत्सर्जन कम हो। ठीक है, यह है मरुद्भिद का मतलब विशेषता पौधों का। और नागफनी यानी इसको कैक्टस भी कहते हैं। नागफनी में तना हरा एवं गूदेदार होता है और मोमी परत से ढका होता है। ठीक है, मोमी परत से ढका होता है। इसमें तना ही प्रकाश संश्लेषण करता है। इसमें तना ही प्रकाश संश्लेषण करता है। ठीक है, उदाहरण है बबूल, कीकर, कैक्टस। ठीक है, यह इसके मरुद्भिद के उदाहरण हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखेंगे। अगला प्रकार है आपका समोद्भिद। कौन सा है? समोद्भिद। तो समोद्भिद के बारे में जानेंगे हम लोग। ये पौधे खेती योग्य ज़मीन में पाए जाते हैं। तो समोद्भिद जो होते हैं यह खेती योग्य ज़मीन में पाए जाते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोग, खेती योग्य ज़मीन में पाए जाते हैं। इनमें तना ठोस एवं शाखा युक्त होते हैं। जो तना इसका होता है वो ठोस और शाखा युक्त होता है। इनके पत्ते साधारणतया बड़े, चौड़े, पतले एवं भिन्न आकार के होते हैं। कैसे होते हैं इनके पत्ते साधारणतया बड़े, चौड़े, पतले एवं भिन्न आकार के होते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे मक्का हो गया, टमाटर हो गया, गेहूँ हो गया, धान हो गया। पत्ते इनके बड़े, चौड़े, पतले, भिन्न भिन्न आकार के होते हैं। तो किसी के पत्ते इसमें बड़े होते हैं, किसी के चौड़े होते हैं, किसी के पतले होते हैं। जैसे गेहूँ और धान के पत्ते जो हैं वो पतले होते हैं, टमाटर के थोड़े चौड़े होते हैं, मक्के के भी थोड़े चौड़े और लंबे होते हैं। तो ठीक है, इसी प्रकार से समोद्भिद है। यह जो है खेती योग्य ज़मीनें पाए जाते हैं। ठीक है, ये पौधे खेती योग्य ज़मीनों में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, अगला प्रकार देखेंगे जलोद्भिद। जलोद्भिद से ही पता चल रहा है यह पौधे जल में पाए जाते हैं। ठीक है, यह पौधे जल में पाए जाते हैं। इसमें जड़ तंत्र कम विकसित होता है। जड़ इसमें बहुत कम होता है। जब जल में है तो जड़ कहाँ से विकसित होगा। ठीक है, इनमें पत्तियों पर मोमी परत होती है। जैसे कमल का पत्ती देखते हैं आप लोग, कितना होता है, जैसे मोम के जैसा होता है कि नहीं होता है। तो ये बढ़िया एग्जाम्पल है आपका। इसके पत्ते जो हैं वो मोम की तरह होते हैं। ठीक है, मोमी परत होती हैं। जब जलमग्न पौधे में पत्तियां पतली एवं संकरी होती हैं। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। जो जल में पौधे होते हैं, जो जल में पौधे उगते हैं, उसकी पत्तियां जो हैं वो पतली और संकरी होती हैं। संकरी मतलब पतली। ठीक है, पतली एवं संकरी होती हैं। ठीक है, जैसे हाइड्रिला। ठीक है, हाइड्रिला। अब दोस्तों हाइड्रिला पौधे को आप लोग एक बार नेट पे ज़रूर सर्च करके देख लीजिएगा। ठीक है, आपको एक रेगिस्तानी ओक देखना है और एक हाइड्रिला। ठीक है, गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा। हम अगली बार से ध्यान रखेंगे दोस्तों, इनके इमेजेस को भी साथ में लगाने की कोशिश करेंगे PDF में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग लवणोद्भिद। ठीक है, लवणोद्भिद। ठीक है, ये पौधे दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, यह पौधे जो हैं दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं। कैसे क्षेत्र में पाए जाते हैं यह पौधे? दलदली क्षेत्र में। इन पौधों में जड़ें ज़मीन से ऊपर की ओर निकल आती हैं ताकि वे वायु ले सकें, मतलब हवा ले सकें। ठीक है, जो इस प्रकार के पौधे हैं दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं, इनके जड़ें जो हैं वो बाहर की तरफ निकल आती हैं, ऊपर की ओर निकल आती हैं, जिससे वो हवा ले सकें। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है मैंग्रोव। ठीक है, मैंग्रोव, ध्यान रखिएगा। मैंग्रोव पौधा जो है वह किसके अंतर्गत आता है? तो वह आता है लवणोद्भिद के अंदर। ठीक है, लवणोद्भिद के अंदर मैंग्रोव आता है।
मैग्रो का पौधा आता है। तो यह पूछा जा सकता है आपके। ये भी पूछा जा सकता है मैग्रो मतलब कौन सा ऐसा पौधा है जिनकी जड़ें ज़मीन के ऊपर निकल आती हैं, तो वो मैग्रो ऐसा पौधा है, ठीक है, जिसको सुंदरी पेड़ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुंदरी पेड़ भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आतपोदभिद हेलियोफाइट्स सूर्य प्रकाश प्रेमी। अच्छा, ये दोनों नाम जरूर याद रखिएगा, आतपोदभिद और हेलियोफाइट्स, क्योंकि सूर्य प्रकाश प्रेमी ये तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें इसका जब डिस्क्रिप्शन आप पढ़ेंगे तो इसमें यही दिया गया है, ये केवल सूर्य के प्रकाश में अच्छी तरह से विकसित होते हैं, ठीक है। तो ये सूर्य प्रकाश प्रेमी है तो सूर्य के प्रकाश में ही अच्छी तरह विकसित होंगे, ठीक है। ये पर्वतीय चारागाह एवं घास स्थल आदि में पाए जाते हैं, ठीक है। यह पर्वतीय चारागाह एवं घास स्थल में पाए जाते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? हेलियोफाइट्स या आतपोदभिद या फिर सूर्य प्रकाश प्रेमी, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। उदाहरण में आपको मुल्लीन, गुलाब, सूरजमुखी, ठीक है। यह सूरजमुखी देखिए, सूरजमुखी का पौधा जो है वो भी सूर्य प्रकाश प्रेमी है, ठीक है। गुलाब भी है, मुल्लीन भी है, ठीक है। तो ये सब पौधे जो हैं वो सूर्य प्रकाश प्रेमी के अंतर्गत आते हैं, यानी हेलियोफाइट्स के अंतर्गत आते हैं, यानी आतपोदभिद के अंदर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर का पेड़ प्रकार देखेंगे पेड़ का, ठीक है। स्कियोफाइट, स्कियोफाइट में यह छाया में उगते हैं, ठीक है। ये पौधा जो है वो छाया में, मतलब जहाँ छाया होती है वहाँ पे उगते हैं ये स्कियोफाइट, ठीक है। स्कियोफाइट, स्कियो से क्या आ रहा है? आकाश, ठीक है। आकाश का मतलब छाया तो होता नहीं है वैसे, लेकिन आप ध्यान रखिएगा छाया में उगने वाले पौधे जो होते हैं वो कौन से पौधे होते हैं? स्कियोफाइट्स होते हैं, ध्यान रखिएगा। उदाहरण आर्किड, फर्न, काली मिर्च। काली मिर्च जो है, आर्किड, फर्न, इन सबको आप देखने के लिए आपको पौधे देखने के लिए आपको यूट्यूब सर्च करिएगा, यूट्यूब या फिर गूगल सर्च करिएगा, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए बेहद क्षमा मांगना चाहता हूँ मैं कि मैंने यहाँ पे PDF में आपको नहीं दिखाया, मुझे ध्यान नहीं आया एक्चुअल में। मैं अगली बार से कोशिश करूँगा इस प्रकार के पौधे जो नए नए नामों के होते हैं उन्हें मैं इमेजेस के माध्यम से आपको दिखा दूँ, ठीक है। दोस्तों ये वीडियो बस यहीं तक था, वीडियो समाप्त हो गया है। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाइए। चैनल पे बहुत अच्छे कंटेंट मिलेंगे आप लोगों को, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड मिलेंगे, आपके मनोविज्ञान, पर्यावरण, हिंदी, मैथ से भी रिलेटेड मिलेंगे। तो आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा रहा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।